सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए स्टूडेंट्स, आप सबको मालूम है कि ये जो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो टॉपिक है वो, जैसा हमने पिछले बार भी बात की थी, ये बहुत ही आसान टॉपिक है और इसमें से बहुत सीधे सीधे प्रश्न जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को हम बहुत आसानी से, थोड़े से कंसंट्रेशन के साथ में, थोड़ी सी मेहनत करके हम बहुत अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं। तो हम लोगों ने पिछले बार बात की थी कि बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो स्पेशली जो रोल ऑफ एलिमेंट्स है उसके संबंध में हम लोगों ने पिछले टर्न में बात की थी। और हम लोगों ने बात की थी दो प्रकार के विभिन्न रूप से तत्व होते हैं। एक होता है एसेंशियल एलिमेंट्स और दूसरे होते हैं ट्रेस एलिमेंट्स, जिसको हम कहते हैं आवश्यक एवं सूक्ष्म यांत्रिक तत्व। तो ये दो तरह से हमने पिछले बार बात की थी कि ये दोनों चीज़ें जो हैं इनकी डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए, एसेंशियल एलिमेंट्स की और ट्रेस एलिमेंट की। और फिर हम लोगों ने इसके बारे में आगे बात की थी कि किस तरह से जो विभिन्न तत्व होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, वो अर्थ क्रस्ट में, जिसको हम कहते हैं कि सी के अंदर, समुद्र में, और हमारे शरीर में, मानव शरीर में, ह्यूमन बॉडी में, वो किस प्रकार से वितरित होते हैं और किस प्रकार से जो है उनकी परसेंटेज जो है हमारे बॉडी में एक निश्चित रूप से नियंत्रित होती है। साथ ही हम लोगों ने फिर बात की थी कि खाली एलिमेंट्स ही हमारे शरीर में नहीं मिलते, बल्कि उनके बनाए हुए मिनरल्स और कंपाउंड्स जो हैं वो भी हमारे यहाँ पर मिलते हैं, हमारे ह्यूमन बॉडी में मिलते हैं। तो उसके बारे में हमने पिछले बार बात की थी। तो इस तरह से हम लोगों ने बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो इंट्रोडक्टरी एस्पेक्ट था वो पिछले टर्न पे हमने डिस्कस किया था। आज हम उसके आगे बात करते हैं, वो है जैव प्रणाली में आवश्यक वृहद पोषक तत्वों की भूमिका, जो है रोल ऑफ एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो आवश्यक वृहद पोषक तत्वों की जैव रसायन में प्रमुख भूमिका का वर्णन निम्न प्रकार से। तो मतलब ये जो है हम इसकी बात करेंगे, विभिन्न अलग अलग जो है जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सोडियम और पोटेशियम के बारे में। देखिए पहला है सोडियम तथा पोटेशियम। जैसे हम जानते हैं कि कशेरुकी जीव, जिनको हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं, उनके ब्लड प्लाज्मा यानी रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित आयनों में सोडियम आयन जो है वो प्रमुख आयन है, जबकि साइटोप्लाज्म यानी जिसको हम कोशिका द्रव कहते हैं उसका प्रमुख आयन जो है वो पोटेशियम होता है। तो जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें हमें मुख्य रूप से पोटेशियम मिलता है और ब्लड प्लाज्मा जो होता है उसमें मुख्य रूप से सोडियम आयन जो है वो मिलता है। तो इन आयनों का जो है जैव प्रणाली में उनका योगदान निम्न प्रकार से है। तो देखिए हम सोडियम की बात करेंगे और उसके बाद में फिर पोटेशियम के बारे में बात करेंगे। तो शरीर के तरल पदार्थों के परासरण दाब यानी कि उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको बनाए रखने के लिए सोडियम आयनों का प्रमुख योगदान होता है। इससे शरीर से तरल पदार्थों की अत्यधिक हानि को रोका जा सकता है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड सिस्टम है, जो तरल पदार्थ हैं, उनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको कंट्रोल करने का काम जो है वो मेनली सोडियम के द्वारा किया जाता है। तो सोडियम का ये एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारे बॉडी सिस्टम के अंदर। फिर इससे क्या होता है कि इससे हमारे बॉडी में से जो फ्लूइड है उसका जो एक्सक्रीशन है या उसका जो बाहर निकलना है, एक्सऑस्मोसिस है, उसके ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल करके उसको रोका जा सकता है। दूसरा है सोडियम आयन शरीर में सामान्य जल संतुलन जो है उसको नियंत्रित करते हैं तथा इसे पूरे शरीर में आवश्यकता अनुसार वितरित करने में सहायक होते हैं। तो ये जो हमारी बॉडी के अंदर जो है जो वाटर बैलेंस है उसको कंट्रोल करने का काम सोडियम करता है और उसको पूरी बॉडी में जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम जो है वो सोडियम करता है। तो जो हमारा वाटर बैलेंस है उसको मेंटेन करने का काम जो है मुख्य रूप से सोडियम के द्वारा किया जाता है। तीसरा है जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत में ग्लूकोज तथा लैक्टोज के अवशोषण तथा अमीनो अम्लों
अवशोषण में सोडियम आयन की मुख्य भूमिका है। तो जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो है, जो एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिसको हम हेक्सोज शुगर कहते हैं, इनका जो एब्जॉर्प्शन है और अमीनो एसिड्स का जो एब्जॉर्प्शन है, उसके अंदर सोडियम आयन जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी तरह से सोडियम आयन जो है वो हमारी हार्ट बीट जो है उसको स्टार्ट करने में और उसको कंट्रोल करने में सहायक होता है। तो सोडियम आयन हृदय गति को प्रारंभ करने में तथा उसको नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। फिर है शरीर में प्रोटीन के जैव संश्लेषण में, जैसे कि ये जो 4 हमने बातें की हैं वो मुख्य रूप से सोडियम के संबंध में है। अब हम पोटेशियम के बारे में बात करते हैं। पोटेशियम का जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है उसका क्या रोल होता है? तो शरीर में प्रोटीन के जैव संश्लेषण में पोटेशियम आयन की प्रमुख भूमिका है। तो जो हमारा जो पोटेशियम आयन है वो हमारे बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन जो है उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। फिर है शरीर कोशिकाओं में अम्ल क्षार संतुलन यानी पीएच बैलेंस जो है उसके अंदर भी पोटेशियम आयन जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो मुख्य रूप से पोटेशियम जो है वो बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन जो है उसमें इंपॉर्टेंट रोल करता है, और दूसरा एसिड बेस बैलेंस के लिए ये पोटेशियम का रोल जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो ये दोनों मिलकर सोडियम और पोटेशियम जो है वो हमारे शरीर के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। फिर हम बात करते हैं कैल्शियम के मैग्नीशियम के संदर्भ में। तो देखिए, मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल का एक महत्वपूर्ण संघटक है। हमको पता है कि जो क्लोरोफिल है उसके अंदर मैग्नीशियम जो है उसका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, तथा क्लोरोफिल के बिना पेड़ पौधों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जो है वो संभव नहीं है। तो विदाउट द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल, जो उसकी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है क्लोरोफिल की, वो पॉसिबल नहीं है। तो देखिए, ये हम देख सकते हैं, ये क्लोरोफिल जो है उसकी संरचना है, जो कि इसमें मैग्नीशियम जो है 4 पोरफायरिन रिंग्स होती हैं और उसके बीच में वो मैग्नीशियम के साथ में अटैच होती है। तो ये मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल के अंदर एक इम्पॉर्टेंट अपना रोल जो है वो अदा करता है। फिर है फॉस्फेट स्थानांतरण एंजाइम यानी फॉस्फेट ट्रांसफरेज एंजाइम जो है उसका जो एक्टिवेशन है, उसका जो सक्रियकरण है के लिए मैग्नीशियम आयन जो है उसकी उपस्थिति अनिवार्य है। जो मैग्नीशियम आयन है वो उसके एक्टिवेशन के लिए फॉस्फेट ट्रांसफरेज एंजाइम जो है उसके एक्टिवेशन के लिए जरूरी होता है। और ये एंजाइम जीवों की ऊर्जा उत्सर्जन होने वाली जो जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में भाग लेता है। तो ये जो बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैं जिससे कि एनर्जी प्रोड्यूस होता है एंजाइम से, उसमें इसका महत्वपूर्ण जो है वो रोल होता है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट के उपापचन के लिए मैग्नीशियम आयनों की आवश्यकता पड़ती है। तो जो मैग्नीशियम आयन जो है वो किसके लिए जरूरती है? वो हमारे बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए आवश्यक होते हैं। फिर शरीर की तंत्रिकाओं में विद्युत आवेग के प्रवाह तथा मांसपेशियों के लिए भी मैग्नीशियम तथा कैल्शियम आयन उत्तरदायी होते हैं। तो जो हमारा जो ब्लड ट्रांसमिशन होता है उसके लिए भी और हमारे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी जो मैग्नीशियम आयंस हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों। फिर नेक्स्ट है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है कैल्शियम। तो प्राणियों में हड्डी, दांत, सींग के निर्माण में कैल्शियम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो हम जानते हैं कि हमारे ह्यूमन लाइफ में भी हम देखते हैं कि हमारी जो बोन्स हैं, हमारे जो टीथ हैं, और स्पेशली जो कैटल्स हैं उसमें जो सींग होते हैं, हॉर्न जिसको हम कहते हैं, उनका निर्माण जो होता है वो कैल्सिफिकेशन से, कैल्शियम के कारण से होता है। फिर रक्त के जमने यानी जो ब्लड कोगुलेशन होता है उसमें कैल्शियम आयन विशेष भूमिका निभाते हैं। इसके बाद शरीर में कैल्शियम आयनों की कम सांद्रता से जलन उत्पन्न करने वाली बीमारियां हो जाती हैं। तो जब भी कैल्शियम डेफिशिएंसी होगी तो इस तरह की जलन उत्पन्न करने वाली बीमारियां जो है वो हमारे अंदर होती हैं। फिर मांसपेशियों के संकुचन के लिए कैल्शियम आयन की विशेष भूमिका है। जैसा भी अपन पहले भी देख रहे थे, जिस तरह से मैग्नीशियम का रोल है, कैल्शियम का रोल भी जो है वो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में होता है। फिर है मछलियां तथा एम्फीबिया समूह के जीवों की मांसपेशियों में पाए जाने वाले प्रोटीन में कैल्शियम आयन विद्यमान रहते हैं। तो जो फिशेज और एम्फीबियंस हैं उसके अंदर उसकी जो मसल्स हैं
और उसमें जो प्रोटीन मिलता है वो कैल्शियम उसमें विद्यमान होता है। फिर है जो स्मॉल जो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे प्रोटोजोआ से लेके मोलस्कन्स तक, उसमें जो है शारीरिक संरचना को आधार प्रदान करने वाला पदार्थ जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो उसमें प्रेजेंट होता है। जो उसका जो बेसिक उसकी जो उसकी स्ट्रक्चर जिस पर बेस्ड होती है, उसका जो फंडामेंटल बेसिस होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। इसके बाद कोशिकाओं के अंदर अथवा अन्य अनुपयुक्त स्थान पर कैल्शियम के एकत्रित होने से पथरी बनना, जैसे हम जानते हैं कि जो पथरी बनती है हमारे, हम बात करते हैं किडनी में और गॉल ब्लैडर में, तो पथरी का बनना, गांठिया, मोतिया बिंदु, है ना, जो कैटरैक्ट होता है, और जो है जो धमनियों में जो दोष उत्पन्न होता है, जैसे हम देखते हैं कि जो जो हमारी जो आर्टरीज होती हैं उसमें वो क्या होता है, उसमें कैल्सिफिकेशन हो जाता है, तो उसके कारण से उसमें जो रोग उत्पन्न होता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो कैल्शियम के डिपोजिशन से हमारे अंदर होती है। इसी तरह से जो पेनक्रियाज है, अग्नाशयी ग्रंथि है, इसके द्वारा इंसुलिन के उत्सर्जन में कैल्शियम जो है वो अपना योगदान प्रदान करता है। तो ये विभिन्न कैल्शियम के जो है वो हमने देखा कि ये उसका बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग हमारे शरीर में रहता है, पूरे मतलब ना केवल ह्यूमन बॉडी में बल्कि एनिमल और प्लांट्स में भी उनका रोल होता है। फिर है क्लोरीन। सोडियम क्लोराइड के संघटक आयन के रूप में क्लोराइड आयन प्राणियों में अम्ल क्षार साम्य बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो हम जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड जो है वो सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बनता है। तो यहाँ जो क्लोराइड आयन है उसका रोल जो है वो एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने में होता है। फिर शरीर में जल संतुलन तथा परासरण दाब बनाए रखने में क्लोराइड आयन का महत्वपूर्ण योगदान है। तो हमारे जो बॉडी में ऑस्मोटिक प्रेशर है और जो वाटर बैलेंस है उसको मेंटेन रखने में क्लोराइड आयन जो है वो इम्पोर्टेंट रोल उसका होता है। फिर है शरीर में अग्नाशय रस यानी गैस्ट्रिक जूस जो है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण के लिए क्लोराइड आयन अपनी विशेष भूमिका निभाते हैं। तो क्लोराइड आयन जो है वो उसके लिए अपना रोल जो है वो अदा करते हैं। जो HCl जो हमारे गैस्ट्रिक जूस जो सिक्रीट होता है उसमें उसका महत्वपूर्ण रोल होता है। फिर है क्लोराइड आयन जो है वो एमाइलेज एंजाइम का एक प्रमुख सक्रियक है, यानी कि उसको एमाइलेज एंजाइम जो है उसको एक्टिवेट करने का काम जो है वो क्लोराइड आयन करता है। तो इस तरह से आज हमने मुख्य रूप से 4 जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जिसमें क्लोरीन की हमने बात की, कैल्शियम की बात की, मैग्नीशियम की बात की और सोडियम और पोटेशियम की बात की। इसके बाद में हम कल के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसमें आएंगे सल्फर, फॉस्फोरस। इसके अलावा जो रोल ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम है, जिसमें मुख्य रूप से आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक, कोबाल्ट, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, आयोडीन, इन सब के बारे में हम आगे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी स्टूडेंट से एक बार पुनः निवेदन है कि आपके इसी लेक्चर के साथ में आपके PDF का लिंक भी जो है आपके साथ शेयर किया जा रहा है। आप उसको देखकर जो है अपने नोट्स जो हैं वो बना सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।